In our last class, we have seen the YDSC setup. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप को हमने समझा था, जहाँ पे हमारे पास कोई भी एक सोर्स था लाइट का, जो हमने क्या लिया था, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। उस सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को हमने दो सोर्सेज में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग टू स्लिट्स, एंड द टू सोर्सेज विल नाउ बिहेव एज अ कोहेरेंट सोर्सेज। दोनों ही जो हमारी स्लिट है, वहाँ से जो फर्दर लाइट रेज जो निकलेंगी वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेगी और दोनों आपस में इंटरफेरेंस करेगी, और उस इंटरफेरेंस पैटर्न को हमने अपने स्क्रीन पे देखा था। देन वी सी द डिफरेंट लेंथ फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट एट विच यू विल गेट द मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड मिनिमम ब्राइटनेस, मतलब कितनी लेंथ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा और मिनिमम मिलेगा, वो हमने कैलकुलेट किया था। नाउ इन दिस क्लास वी विल सी द डिफरेंट मॉडिफिकेशंस इन YDSC setup. So modifications in Young's double slit experiment setup. क्या क्या हम डिफरेंट मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं? अगर हम सबसे पहले मॉडिफिकेशन की बात करें, सो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इन YDSC. Effect of change in direction of incident light on YDSC setup. So what are the different modifications which are possible? देखिए, हमारे पास एक कार्डबोर्ड प्लेन था जिसमें दो स्लिट हैं, और इस कार्डबोर्ड प्लेन से एक फाइनाइट डिस्टेंस दूर हमारे पास अपनी स्क्रीन थी. This is my screen, and the distance between the cardboard plane or the slit plane and the screen was capital D. दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये कितना लिया था हमने, कैपिटल D. इन द ओरिजिनल सेटअप जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट रेज थी, अगर आप याद करोगे तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल सोर्स होता था, सिंगल स्लिट होती थी. उस स्लिट से जितनी भी मेरी लाइट रेज निकल रही हैं वो सारी सिलेंड्रिकल, हाफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनाती थी, और ये हाफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स मेरे दोनों स्लिट पे आके इंसिडेंट होती थी. सो पहला स्लिट था मेरा स्लिट S1 एंड द सेकेंड स्लिट वॉज स्लिट S2. वहाँ से मेरी फर्दर दूसरी रेस आपस में इंटरफेयर करती थी, स्क्रीन पे मुझे कुछ पैटर्न मिलता था. बट इन दिस केस व्हाट आई एम एज्यूमिंग कि अगर इस टाइप की मेरी वेव फ्रंट्स हैं, सो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या थी, लाइट रेज. वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या थी, लाइट रेज. तो हमारे पास लाइट रेज आ रही थी दोनों सोर्सेज पे सेम टाइम पे, दोनों सोर्सेज पे सेम टाइम पे हमारी लाइट रेज आ रही थी, विच वर पैरेलली इंसिडेंट ऑन द स्लिट, जो हमारे स्लिट पे पैरेलल इंसिडेंट हुआ. ठीक है, बट इन दिस केस आई एम एज्यूमिंग दैट द लाइट रेज विच आर इंसिडेंट ऑन द स्लिट आर मेकिंग सम एंगल अल्फा विद द स्लिट्स. कैसे? देखिए, हम ये सारा इरेज कर देते हैं. अब जो मेरी लाइट रेज जो आ रही हैं वो लाइट रे ऐसी आई, समझ में आया? और इसी के पैरेलल बहुत सारी लाइट रेज आएंगी. सो अनदर लाइट रे विल बी लाइक दिस, अनदर लाइट रे विल बी लाइक दिस, और लाइट रे अगर हम ड्रॉ करें तो वो भी ऐसी आएगी. ये सारी लाइट रेज क्या है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो, जो हमारी लाइट रे है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, वेव फ्रंट. लाइट रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, वेव फ्रंट. सो एक्चुअली में जो मेरा वेव फ्रंट है वो ये पर्पल वाला वेव फ्रंट मेरा इंसिडेंट हुआ होगा, जो मैंने अपने डायग्राम में पर्पल कलर का ये वाला जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेनर वेव फ्रंट जो बनाया है, ऐसा मेरा वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ होगा. सो वेव फ्रंट का सबसे पहला पॉइंट जो है वो मेरे स्लिट S2 पे तो पहले पहुंच गया, लेकिन स्लिट S1 में देरी से पहुंचे. स्लिट S1 में कुछ टाइम लैग के बाद पहुंचे. सो वी आर एज्यूमिंग दैट दिस एंगल, कौन सा, ये छोटा वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा. ये एंगल कितना है, अल्फा. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज स्मॉल डी. डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी. अगेन जो मेरी स्लिट S1 और S2 से फर्दर लाइट रेज जो निकलेंगी, वो लाइट रेज मेरी स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे जाके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी. सो जो मेरी स्लिट S1 से जो लाइट रे गई, से फॉर एग्जांपल वो इधर आके पहुंची P पॉइंट पे, और दूसरी लाइट रे जो स्लिट नंबर S2 से गई वो P पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आके पहुंची, एंड द सेंट्रल पॉइंट will be considered by taking this
पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। दोनों स्लिट के बीच का जो सेंट्रल पॉइंट जो है इसको हमने नाम दिया O। सो P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O इज y। अब यहाँ पे नेट पाथ डिफरेंस कितना होगा, नेट पाथ डिफरेंस कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे। वी विल फर्स्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइक हेयर, ऐसा हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और उस परपेंडिकुलर का हमने नाम दिया Q। नाउ सिंस द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज वेरी लार्ज, सो वी विल से दैट द डिस्टेंस S1P इज नियरली इक्वल टू द डिस्टेंस QP। S1P वाला जो डिस्टेंस है वो QP वाले डिस्टेंस के ऑलमोस्ट इक्वल होगा। हमारे पास एडिशनल पार्ट डिफरेंस कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले तो S2Q वाला। एक तो पार्ट डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस होगा, S2Q वाला। और दूसरा ये देखो जो हमारे पास वेव फ्रंट आके जो इंसिडेंट हुए, ये वाला वेव फ्रंट जो आके इंसिडेंट हुआ हमारे दोनों स्लिट पे, सो स्लिट S2 पे पहले वेव फ्रंट पहुंचा और उसके कुछ देर बाद जाके आपका वेव फ्रंट जो है वो स्लिट S1 पे पहुंचेगा। अभी इनिशियली आपका जो वेव फ्रंट है वो किस लोकेशन पर है, इस वाली लोकेशन पे, और कुछ देर लगेगी इस वाले वेव फ्रंट को स्लिट S1 पे पहुंचने के लिए। सो देयर विल बी एन एडिशनल पार्ट डिफरेंस इक्वल टू दिस लेंथ। जो हमारी ये वाली जो लेंथ आएगी ना, इतना हमें पार्ट डिफरेंस और मिलेगा एडिशनल। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस, इतने पोर्शन की लेंथ कितनी होगी बताओ। इतने पोर्शन की लेंथ जो हम निकालेंगे, दिस लेंथ, उसको ब्लैक कलर से दिखा दें, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू d sin alpha। दिस विल बी d sin alpha फ्रॉम ज्योमेट्री। एंड सिमिलरली दिस लेंथ जो हमने यहाँ पे जो लिखी है S2Q वाली, ये कितनी होती थी, d sin थीटा। जहाँ पे हम थीटा कौन सा मानते थे, अगर मैं सेंट्रल पॉइंट से P पॉइंट को अगर कनेक्ट करूँगा, सो यहाँ पे जो एंगल थीटा जो मिलेगा, ये वाला एंगल कितना आएगा, d sin थीटा। सो हमारे पास दो डिफरेंट पार्ट डिफरेंसेज आए हैं। कौन कौन से, एक तो आए जो जनरल हमारी YDSC के सेटअप में पार्ट डिफरेंस होता था, और दूसरा पार्ट डिफरेंस किसकी वजह से आया, क्योंकि मेरी जो लाइट रे है वो अब नॉर्मली इंसिडेंट नहीं हो रही है, बट इट इज़ मेकिंग सम आर्बिट्री एंगल ऑफ अल्फा विद द स्लिट्स। वो स्लिट के साथ अल्फा एंगल पे जाके इंसिडेंट हुई, इसलिए हमारे पास एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस आएगा d sin अल्फा का। कितना आएगा, d sin अल्फा का। सो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आया, अगर हम टोटल पाथ डिफरेंस की बात करें, सो वो टोटल पाथ डिफरेंस कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस S2P। हम पाथ डिफरेंस की तब बात करते हैं जब हमारा वेव फ्रंट एक स्लिट पे पहुंचा हो, जब हमारा वेव फ्रंट एक स्लिट पे पहुंचा होगा। सो वेव फ्रंट पहले S2 वाले पॉइंट पे पहुंचा, और उतने टाइम में ये वाला जो पॉइंट है, इधर वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को अगर मैं नाम दूँ M, सो मेरी उस वेव फ्रंट पे कोइंसिडेंट पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट नंबर M। कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट M। सो टोटल पार्ट डिफरेंस विल बी द इक्वल टू डिस्टेंस S2P माइनस MP। कौन सा डिस्टेंस, MP वाला। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सो S2P माइनस MP, सो दिस विल बी इक्वल टू d sin थीटा माइनस d sin अल्फा। d sin थीटा को हम सिंप्लीफाई करके क्या लिखते थे, d y बाई कैपिटल D माइनस d sin अल्फा, देन दिस विल बी द टोटल पाथ डिफरेंस। जो आपको टोटल पाथ डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, dy बाई कैपिटल D माइनस d sin अल्फा, जहाँ पे स्मॉल d के डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स एंड द कैपिटल D इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स। स्लिट से हमारी जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल D। सो बिकॉज ऑफ दिस यू हैव नाउ कैलकुलेटेड द टोटल पार्ट डिफरेंस। ये जो पार्ट डिफरेंस होगा ये किस पॉइंट के लिए होगा, फॉर एवरी पॉइंट P विच इज ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट O। जो O से अपर साइड में जो हमारे पॉइंट्स हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं इस वाले पॉइंट का नाम दूं P1, इस वाले पॉइंट का नाम क्या दिया, P1। सो एट P1 द टोटल पार्ट डिफरेंस विल बी d y बाई d माइनस d sin अल्फा। अगर मैं दूसरा एक पॉइंट लूँ P2, जो मैं लोअर साइड पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ P2, सो फॉर दिस पॉइंट एट द पॉइंट P2 माई टोटल पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल टू d y बाई कैपिटल D प्लस d sin अल्फा, प्लस d sin अल्फा। समझ में आया। अब अगर हम देखें, कोई भी अगर मैं पॉइंट देखूं, सो पहले जो मेरी दोनों रेस जो होती थी, जब मेरी लाइट रेस इंसिडेंट पैरेलली इंसिडेंट हो रही हैं दोनों स्लिट पे, सो इन दैट केस
जो मेरे ओरिजिनल सेटअप जो था, उस ओरिजिनल सेटअप की लाइट रेज में स्काई ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। सो उस केस में हमारी लाइट रेज ओ पॉइंट पे जब पहुँचती थी कुछ इस तरीके से, एक लाइट रे हमारे पॉइंट ओ पे ऐसे पहुंची और दूसरी लाइट रे ऐसी पहुंची। सो उस केस में दोनों लाइट रेज का पॉइंट ओ पे जब वो पहुंचते थे तो पाथ डिफरेंस क्या होता था, सेम। पाथ डिफरेंस क्या होता था, सेम, जिसकी वजह से नेट पाथ डिफरेंस कितना आता था, 0। पाथ लेंथ अगर सेम होगी तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0। तो ओ पॉइंट पे हमें सेंट्रल पॉइंट पे क्या मिलता था, सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन इन दिस केस ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल पाथ डी साइन अल्फा, एक एडिशनल पाथ आपको कितना मिला है, डी साइन अल्फा, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो क्लाइंब कर जाएगा, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो द शिफ्ट इन द सेंट्रल मैक्सिमा, शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा कैन बी फाउंड आउट बाय इक्वेटिंग द नेट पाथ डिफरेंस टू 0। जहाँ पे मेरा नेट पाथ डिफरेंस क्या हुआ होगा, 0, वहाँ पे मेरे को सेंट्रल मैक्सिमा मिला होगा। और अगर पाथ डिफरेंस, जैसे अगर मुझे मैक्सिमा की अगर मैं जनरल कंडीशन बोलूँगा तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होता था, एन लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना होता था, एन लैम्डा, इन कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 0 आप उस मैक्सिमा का नाम देते थे सेंट्रल मैक्सिमा। कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 0 आपका नाम क्या होता था मैक्सिमा का, सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर आपको यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड आउट करना है तो आपको पाथ डिफरेंस को क्या रखना पड़ेगा, 0। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले से हम अपने पाथ डिफरेंस को अगर 0 से इक्वेट करते तो मुझे लोकेशन पता चल जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन फाइंड आउट हो जाएगी। सो लेट अस पुट द वैल्यू into this. So what you will get, you will say that d sin theta, या d sin theta की जगह हम लिख लेते हैं d y by capital D minus d sin alpha equal to 0. So from here the value of y will be equal to capital D sin alpha. So आपका सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो d sin alpha डिस्टेंस पॉजिटिव y डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। दिस इज द शिफ्ट in central maxima from the central point of the screen, from the central point of screen। समझ में आई बात? Now moving forward, let us see the second modifications which is possible in YDAC is that when you will submerge your YDAC setup in a transparent medium. So the effect of submerging YDAC setup in transparent media. अच्छा, ऊपर वाले में एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो हमने टोटल पाथ डिफरेंस जो निकाले, इधर यू विल से द टोटल पाथ डिफरेंस इज डी वाई बाई डी माइनस डी साइन अल्फा, और द पाथ डिफरेंस इज डी वाई बाई डी प्लस डी साइन अल्फा। सो इक्वेटिंग दीज पाथ डिफरेंस टू द जनरल कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, यू विल फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई वेयर यू विल गेट योर मैक्सिमा। अगर वो आपके सेंट्रल पॉइंट से ये पूछे कि थर्ड मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, अगर वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछते हैं फ्रॉम कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ, से फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जामिनर ने आपसे पूछा इस केस में कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट को आप से आपको थर्ड मैक्सिमा और फिफ्थ मिनिमा का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप बोलोगे since the net path difference is d y by capital D minus d sin alpha for third maxima, थर्ड मैक्सिमा के लिए आपका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, जहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, थर्ड मैक्सिमा तो 3 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करके आप y3 की वैल्यू निकालोगे, और ये कौन सा होगा, ब्राइट फ्रिंज। Similarly, for fifth minima, you will say कि आपका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 5। सो यू विल गेट द लोकेशन ऑफ द फिफ्थ डार्क फ्रिंज।
आपको फिफ्थ डार्क फ्रिंज की वैल्यू मिल जाएगी बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ सबमर्जिंग योर YDAC सेटअप इन एनी ट्रांसपेरेंट मीडिया। जब आप किसी ट्रांसपेरेंट मीडिया में अपने YDAC को सेटअप करेंगे तो उससे होगा क्या, दैट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडिया हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, से फॉर एग्जांपल जो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equal to mu, then in that case the speed of light in the given medium will change. Since refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in given medium, so speed of light in medium will be given by c upon mu. अच्छा, सिंस हमारा सोर्स तो सेम है, तो सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, सेम। लाइट की फ्रीक्वेंसी सिर्फ अपने सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कभी मीडियम के ऊपर नहीं डिपेंड करती। तो कि मीडियम हमारा सेम रहे, मीडियम अगर चेंज भी हुआ लेकिन सोर्स तो सेम है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल रिमेन द सेम। नाउ यूजिंग द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, क्या रिलेशन होता है, दैट स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। सो लैम्डा इन द गिवन मीडियम, lambda in the given medium will be equal to speed of light in the given medium divided by frequency of light। और अगर हम बात करें वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वो कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स न्यू विल रिमेन सेम इन बोथ द केस। सो बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and 2 you will say that wavelength of the light in the given medium will change and it will become equal to lambda m upon m, lambda will be equal to v upon c which is equal to 1 upon mu. So the wavelength of the light in the given medium will become equal to lambda upon mu। तो हमारी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लाइट की रिड्यूस हो जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब अगर हम देखें जो हमारा फ्रिंज विड्थ था, फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या था, द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। सो फ्रिंज विड्थ बीटा आता कितना था, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, विच शोज दैट बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ लैम्डा। अगर जैसे ही आपने YDAC सेटअप को पूरे सेटअप को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में रख दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे कि हमारा म्यू की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 1, सो वेवलेंथ इन द गिवन मीडियम विल रिड्यूस। और जैसे ही आपकी वेवलेंथ रिड्यूस होगी, सो लैम्डा क्या होगा, रिड्यूस होगा। लैम्डा रिड्यूस हुआ तो हमारा बीटा भी रिड्यूस हो जाएगा, बीटा भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो देयरफॉर वी विल से दैट फ्रिंज विड्थ इन द गिवन मीडियम इज लेसर देन द ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ। मतलब सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और द कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा विल डिक्रीज। सो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इंटरफेरेंस पैटर्न विल श्रिंक। समझ में आई बात? हमारे उन सभी फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ेगा जहाँ जहाँ पे हमारी वेवलेंथ आती है, जहाँ जहाँ पे हमारी वेवलेंथ आती है। ठीक है, तो जो हमारी पोजीशंस हैं मैक्सिमा की और मिनिमा की, वो पोजीशंस भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। कितने से, कौन से फैक्टर से चेंज होगी, 1 अपॉन म्यू से। 1 अपॉन म्यू से हमारी सारी की सारी जो लोकेशंस हैं वो भी चेंज हो जाएगी। समझ आया? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल बीम्स ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एनी ग्लास स्लैब। सो दिस इज माई थर्ड मॉडिफिकेशन। उस थर्ड मॉडिफिकेशन को समझने से पहले एक छोटा कंसेप्ट देखेंगे। मॉडिफिकेशन हम क्या करने वाले हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पाथ डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल waves, light waves, due to introduction of denser medium in path of one beam, जैसे देखो हमारे पास दो पैरेलल बीम्स आ रही हैं, वन इज दिस ग्रीन कलर्ड वन, दिस इज माई बीम नंबर 1 and another beam is shown by this blue color which is my beam number 2। ठीक है, दोनों बीम हमारे इस प्लेन पे आके इंसिडेंट हुई, ब्लू कलर का जो प्लेन है यहाँ पे आके इंसिडेंट हुई। अब मैंने क्या किया, जो मेरी पहली बीम जो है ना उसकी पाथ में एक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, जिस स्लैब की थिकनेस है जो लेंथ जो है, से फॉर एग्जांपल द लेंथ इज t and it is having a denser refractive index mu।
इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, और ऐसे करते हैं इसको टी नहीं लिखते, इसको डब्ल्यू लिख लेते हैं. नाउ बिकॉज द पाथ ऑफ द फर्स्ट लाइट रे विल नाउ पास थ्रू दिस गिवन स्लैब, तो होगा क्या, स्लैब का अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उस स्लैब के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. स्लैब के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. सो हम सबसे पहले वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं जितने में हमारी अब रे नंबर 1 स्लैब के दूसरे फेज से बाहर निकलेगी. दूसरे फेज से बाहर निकलेगी कब, जब वो इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगी, तो तब तक का उसको टाइम कितना लगा होगा, हम पहले वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो बताओ वो टाइम कितना होगा. इतने लेंथ को क्रॉस करने के लिए, बीम नंबर 1 को क्रॉस करने में जो टाइम जो लगा, टाइम टेकन बाय रे 1 टू पास दी लेंथ ऑफ ऑप्टिकल स्लैब. कोई भी ऑप्टिकल स्लैब हो सकती है जिसकी लेंथ कितनी है, w. ऑप्टिकल स्लैब, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दिस टाइम t विल बी इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है हमारा, w, और स्पीड कितनी है मीडियम में, v. सिंस म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, सो v की वैल्यू कितनी आएगी, c अपॉन म्यू. उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो आपको टाइम कितना मिलेगा, म्यू w अपॉन c. इतना टाइम तो हमारी पहली रे को लगा है. इतने टाइम में जो मेरी पहली रे है वो ये वाला डिस्टेंस क्रॉस करके हमारे स्लैब के आउटर पॉइंट पे आ जाएगी. लेकिन जो हमारी नीचे वाली जो रे है, रे नंबर 2, उसके पाथ में तो कोई भी दूसरा मीडियम नहीं है. सो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, ज़्यादा. सो सेम टाइम में जो हमारी रे नंबर 2 है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी. तो से फॉर एग्जांपल वो वाली रे यहाँ तक आ गई इन द सेम टाइम. सो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी गिवन बाय, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज x2, ये वाला डिस्टेंस है x2. तो दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम जो है c मल्टीप्लाइड बाय टाइम. टाइम कितना लगा है उसको, म्यू w अपॉन सी. सो c इंटू म्यू w अपॉन सी. सो कितना उतने डिस्टेंस चला, म्यू w. सो ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना आया, म्यू w. लेकिन w जो डिस्टेंस था वो कौन सा डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द स्लैब. सो सेकेंड रे ने फर्स्ट रे की कंपैरिजन में एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना चला, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना चला होगा, इतना, जो होगा किसके बराबर, म्यू w माइनस w विच इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू w. मतलब हमारी जो पहली रे है उसको इतना एडिशनल पाथ और चलना पड़ेगा, इतना एडिशनल पाथ और चलना पड़ेगा, सो दैट इट कैन बी बिकम इक्वलेंट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड रे. सेकेंड रे के इक्वलेंट उसको डिस्टेंस चलने के लिए इतना एडिशनल डिस्टेंस और चलना पड़ेगा. So this is the path difference between the two rays after passing through a glass slab. So additional path difference कितना introduce हुआ? We'll write the additional path difference between two rays will be equal to mu minus 1 into w. कितना होगा, mu minus 1 into w. समझ में आया. अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे YDAC सेटअप में अगर हम किसी भी एक रे के पाथ में अगर इस टाइप का एक ग्लास स्लैब अगर इंट्रोड्यूस कर दें, एक थिन ग्लास स्लैब अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो इन कंटिन्यूएशन विल नाउ अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग अ थिन transparent film in front of one of the slits in YDAC setup. YDAC वाला जो सेटअप है उसमें किसी भी एक रे के पाथ में हम एक थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म को इंट्रोड्यूस करेंगे. सो हमारी जो कार्डबोर्ड स्लिट थी दैट वाज समथिंग लाइक दिस, और इस स्लिट से कुछ डिस्टेंस दूर मेरी स्क्रीन है. द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज कैपिटल डी. ये वाला डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी. स्लिट, अपर स्लिट इज स्लिट 1, लोअर स्लिट इज स्लिट 2, और दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी. दिस डिस्टेंस वॉज स्मॉल डी. सो मैं यहाँ पे सिर्फ दो लाइट रेज दिखा रहा हूँ. पहली जो स्लिट S1 से गई होगी,
और दूसरी जो मेरी स्लिट S2 से गई है पॉइंट P पे आके मिली, और हम अपने रेफरेंस के लिए स्लिट के सेंट्रल पॉइंट से स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट को अगर मीट करवाएंगे तो हमें स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट O मिलेगा। स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट O मिल गया। अब हमने क्या किया, जो हमारी स्लिट S1 से निकलने वाली जो रे है, रे नंबर 1, उसके पाथ में हमने एक ग्लास स्लैब, थिन ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जिसकी विड्थ है W और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। सो सबसे पहले जो जैसे ही हमने अपनी स्लिट को इंट्रोड्यूस किया, ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस किया, तो एक पार्ट डिफरेंस तो हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू डब्ल्यू का कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू डब्ल्यू का पार्ट डिफरेंस तो उसकी वजह से क्रिएट हो जाएगा। दूसरा पार्ट डिफरेंस हमारा किसकी वजह से आता था, जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, सो इस परपेंडिकुलर को ड्रॉप करने के बाद जो एडिशनल पार्ट जो आपको मिला, ये वाला पार्ट डिफरेंस एक आएगा। सो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, डेल्टा एक्स टोटल विल बी इक्वल टू डेल्टा x2 माइनस x1। इसको हम लिख लेते हैं x2 माइनस x1, वेयर x2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रे 2 एंड x1 इज द एडिशनल पार्ट ट्रेवल्ड बाय द रे 1। सो x2 ने एडिशनल पाथ कितना चला है, d साइन थीटा के बराबर, या उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं d स्मॉल y बाय कैपिटल D, स्मॉल d y बाय कैपिटल D, वेयर y इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन। और x1 वाली जो हमारी रे है उसको कितना एडिशनल पाथ चलना होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ओमेगा। सो दिस विल बी माई नेट पार्ट डिफरेंस, दिस विल बी माई नेट पार्ट डिफरेंस ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। समझ में आया हमने पार्ट डिफरेंस कैसे निकाला। अब जैसे ही आपको नेट पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा, आप कोई भी चीज़ जो उसने आपसे क्वेश्चन में पूछी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, अगर वो आपसे पूछे व्हाट इज द shift in the central maxima, what is the shift in central maxima, तो सेंट्रल मैक्सिमा में कितना शिफ्ट आएगा, जब आप नेट पार्ट डिफरेंस को किससे इक्वेट करोगे, 0 से, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू जो आएगी वो आपको क्या बताएगी, द लोकेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। y की वैल्यू आपको क्या बताएगी, द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सो विल पुट dy बाई कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ओमेगा इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ से y फॉर सेंट्रल मैक्सिमा की अगर मैं लोकेशन निकालूँ, सेंट्रल मैक्सिमा तो कितना आएगा वो, म्यू माइनस 1 ओमेगा कैपिटल D बाई स्मॉल d। सो सेंट्रल पॉइंट से इतनी लोकेशन पे तो आपको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद जो हमें नेट पार्ट डिफरेंस जो मिला है, ये वाला जो हमें नेट पार्ट डिफरेंस मिला है ना, इस पार्ट डिफरेंस की वैल्यू को आप अपनी जनरल कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा से इक्वेट करके अलग अलग लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपका मैक्सिमा, 5th मैक्सिमा, 10th मैक्सिमा या 3rd मिनिमा मिला होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात।